आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आ पहुंची है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर यानी समाजवादी पार्टी के पुरोधा की जन्मभूमि, लोहिया जी की जन्मभूमि और बीएसपी प्रमुख मायावती की कर्मभूमि। यहाँ पर पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, पब्लिक का मूड क्या है, वही जानने के लिए अपनी चुनाव एक्सप्रेस हम यहाँ लेकर पहुंचे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ का सियासी खेल न सिर्फ दिल्ली तक असर दिखाता है, बल्कि अम्बेडकर नगर की जनता मुद्दों पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती आई है। पिछली बार तीन चरण के बाद लड़ाई लिखाई पढ़ाई पर आई। जो हमारे और आपके बीच में दीवार बन करके खड़े हैं, समय समय पर समाज को तोड़ने का संदेश देते हैं, उन सबको आप धोने का काम करोगे, एक एक वोट डाल करके धोने का काम करोगे। 7 साल बाद फिर यूपी के दो लड़के साथ साथ। अखिलेश के लिए राहुल का भाई वाला प्रचार। ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कितना ही झूठ फैला ले, आपके पास मोदी का भरोसा है। पक्ष ने अपनी हार मान ली है, कांग्रेस सपा बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। अखिलेश के लिए राहुल लिख कर देने को तैयार। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। अम्बेडकर नगर का दंगल, अवध में किसका मंगल। चर्चा की शुरुआत करें, मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं। उससे पहले आपका परिचय अम्बेडकर नगर की जनता से, जो आज अपने सवाल लेकर यहां पर पहुंची है इस उम्मीद के साथ कि उसको जवाब मिलेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए बजा लीजिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब मेहमानों का परिचय जल्दी से। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इससे बहुत स्वागत है आपका चर्चा में आने के लिए। जंग बहादुर साहब हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है जंग बहादुर जी आपका। मिथिलेश त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका मिथिलेश जी। अमित वर्मा जी हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर में बहुजन समाज पार्टी से अजमल कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। मैं डिबेट को ओपन करूं उससे पहले मैं सवाल मिथिलेश त्रिपाठी जी आपसे कर रहा हूं। देखिए, इस बार चुनावी मैदान में आप रितेश जी को उतारा है, बीएसपी से आपके पास आ गए। भले आप सवाल बीएसपी से पूछेंगे 5 साल के कामकाज का, लेकिन पूछेंगे अपने सांसद से जिनको आपने प्रत्याशी बनाया है। वो 5 बड़ी बातें जिनको आधार बनाकर आप अम्बेडकर नगर की जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाए। देखिए, अम्बेडकर नगर की जनता बहुत जागरूक है और 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हिंदू आम जनमानस के जो संकलन से उनके सदियों से प्रतीक्षा थी उसको पूरा किया है। अम्बेडकर नगर के विकास की बात करेंगे तो केवल अम्बेडकर नगर में 19 लाख से ज्यादा गरीब कल्याण योजना, लगभग 4 लाख किसानों को हमने किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। केवल अम्बेडकर नगर में 71,000 से ज्यादा आवास, प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। इतना ही नहीं, 3,000 से ज्यादा किलोमीटर की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से जुड़ी हुई। 7 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड केवल अम्बेडकर नगर में बने। यानी मोदी जी का जो काम है आज गांव गरीब किसान तक पहुंचा है। निसंदेह उसके आधार पर हम अम्बेडकर नगर की जनता के साथ आए हैं, अम्बेडकर नगर जनता के पास जा रहे हैं और गांव की गरीब जनता आंख बंद करके मोदी जी के काम पर, योगी जी के अधिकार पर साथ साथ चल रही है। सांसद नहीं, सरकार की उपलब्धियों के आधार पर आप जा रहे हैं। उनके तो दावे हैं, जो काम उनकी सरकार ने किए हैं। आपके वादे होंगे कि आप आएंगे तो ये करेंगे। 5 वादे जो आप पब्लिक से कर रहे हैं। देखिए, हमने वादे नहीं किए। हमने अम्बेडकर नगर में जब मौका मिला तो अभी माननीय हमारे साथी ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण होगा। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण नहीं, जो सड़क हमने बनवाई थी उसका रिन्यूअल करवाया इन्होंने। दूसरी चीज
समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इस जिले के किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए हमने गन्ना मिल दिया। जहां यहां गन्ने का उत्पादन, गन्ने की पैदावार महज एकड़ जमीनों पे होती थी, वहां इस जिले में उसके 100 गुने गन्ने का उत्पादन हुआ, किसानों की हालत सुधरी। हमने इस जिले को तीन बड़े पुल दिए, टांडा कलवारी, बिड़हर और कमहरिया घाट, जिससे अंबेडकर नगर का व्यापार महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, खासकर कपड़े का व्यवसाय अंबेडकर नगर का खलीलाबाद से और सब्जी के व्यवसाय टांडा से लेकर के गोरखपुर तक व्यवसाय बढ़ा, आवागमन कनेक्टिविटी बढ़ी, जिले का डेवलपमेंट बढ़ा। हमने इस जिले को यहीं आपके बगल में 100 सैया हॉस्पिटल, जब कोविड में इस जिले की जनता त्राही कर रही थी, तो इस जनपद में समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाए गए 100 सैया हॉस्पिटल ही जनता को नसीब हुए। मैं अमित जी आपको चर्चा में शामिल करता हूं। जो वादे और दावे आपके गठबंधन साथी के हैं वही आपके हैं या अंबेडकर नगर की जनता के लिए कुछ और भी सोच रखा है? पहली चीज मैं बताना चाहता हूं, नौजवानों का रोजगार देने का काम कांग्रेस ने भी किया है। यहाँ टांडा एनटीपीसी प्लांट जो बना है उससे भी एक रोजगार का ही स्रोत मिला है। चाहे कोई भाई वहां नौकरी कर रहा हो, चाहे कोई ठेकेदारी कर रहा हो, चाहे लेबरगिरी कर रहा हो, तमाम तरीके से स्रोत देने का काम किया। इंदिरा गांधी जी के दौर में बना था ये। और मरेला मिल बना था, लेकिन ये सरकारें जो है आती जाती रही तो कहीं न कहीं से वो बंद पड़ गया, तो रोजगार का एक स्रोत वो बंद हो गया। और जहां तक कांग्रेस की बात है, 72,000 करोड़ जो है किसानों का कर्जा माफ किया कांग्रेस ने, और तमाम ऐसी योजनाएं चली जो इन्होंने 15 बरस सुनिए पुरानी हो गई, ये भी तो कह रहे हैं हम कर्जा माफ किए हैं, तो हमारी भी तो सुन लीजिए। उसके बाद इन्होंने कहा जो है राशन हम दे रहे हैं, तो वही गंगा मैया की कसम खा के हमारे प्रधानमंत्री जी बता दें कि राशन उनकी देन है कि कांग्रेस की देन है। तो बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज, उसमें से 2 किलो चीनी गायब हो गया, उसमें से मोटा अनाज 2 किलो गायब हो गया, उसमें से 2 मट्टी तेल गायब हो गया। तो कहीं न कहीं से गायब करके आप फ्री में दे रहे हो। अरे कोरोना की बात करो ना भैया, चलो ठीक है आपने फ्री कोरोना में दे दिया, तो कोरोना में जो बेचारे पैदल आए थे, और माननीय प्रियंका गांधी जी कह रही थी नहीं हम बस दे रहे हैं तो कम से कम आप ही अपना झंडा लगा लो, लेकिन उनको जाने दो। तो कहीं न कहीं से पैदल बेचारे जो आए, लगता है हम सब भूल गए होंगे, लेकिन कोई भूला नहीं है। जब गांव में जाएंगे तो उसको आपको एहसास हो जाएगा। ठीक है, मैं इन दोनों सवालों पर जवाब ले लूंगा उनसे, लेकिन अश्विनी जी मैं आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं इससे पहले कि मैं पब्लिक के बीच में जाऊं। जो दावे और वादे किए जा रहे हैं यही अंबेडकर नगर के असल मुद्दे हैं, या जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं पब्लिक के मन में कुछ और ही चल रहा है, ये वो मुद्दे हैं जिसको जहन में रखकर वो बटन दबाएगी? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक मुद्दा होता है, उनकी अपनी एक सोच है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी की सोच से अलग जनता के अपने मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे वो नहीं हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे शिक्षा के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे रोजगार के मुद्दे हैं, कि इन मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं, हमारे बीच कौन सी वो स्कीम लेकर आ रही हैं, कौन से काम लेकर आ रही हैं। जनता निश्चित रूप से इस पर वोट करेगी और इसी पर वोट करना चाहिए उसे। ओके, ठीक है, मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, मैं बारी बारी से आप सबके पास आ रहा हूं। शालीनता से अपना सवाल पूछेगा ताकि शालीनता से जवाब आए। जी, मुझे एक चीज पूछना है तीनों लोगों से, ठीक है, सपा और कांग्रेस दोनों भाइयों से पूछना है। समाजवादी पार्टी वाले भाइयों ने अभी एक चीज कही कि उन्होंने जो है अस्पताल बनवाया, ठीक, सपा सरकार में ही जिले को खत्म कर दिया गया था। जिला मायावती जी ने, बहन जी ने बनवाया था, सपा ने खत्म कर दिया था। उसी अस्पताल का सारा सामान आजमगढ़ भेज दिया गया था। झूठ नहीं बोल रहे, सुन रही है महोदय? एक सेकंड आप अपनी बात। दूसरी चीज उन्होंने सड़कों की बात की। आंख तो बोल भैया, बोलने दो भैया, तुम भी बोल लेना। ठीक है, आप बाबूजी आप बताइए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या जी। यहाँ जितने भी इम्तिहान हुए, पेपर लीक हुए, तो उसमें मेरा अपना मानना है सबसे बड़ा नुकसान तो हाई कास्ट का हुआ। वो इसलिए हुआ है कि अगर वैकेंसी आती 50% उनका होता, 50 रिजर्वेशन था, 50 तो पाई जाते, उनकी आवाज 20% यहाँ है, और जो 80% वाले वो 50 पाते, तो ये सबसे बड़ा नुकसान। रोजगार आपके साथ। एक सेकंड आ रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं बीजेपी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप लोकतांत्रिक अधिकारों से हट करके बार बार धर्म के क्षेत्र में क्यों जाना चाहते हैं? देश का युवा परेशान है, पीड़ित है, उसको रोजगार चाहिए। किसान पीड़ित है, उसको अधिकार चाहिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए। 700 किसान आंदोलन करते हुए मारे गए, उसको न्याय कौन देगा?
उसको न्याय राहुल गांधी देंगे। न्याय यात्रा के माध्यम से सबके दर्द को समझे हैं और उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से न्याय। मैं जवाब ले लेता हूँ। ये माइक सबके पास आएगा, ये माइक सबके पास आएगा, पेशेंस रखिएगा, है ना। हो हल्ला करने का तो कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि असल मुद्दों से हटकर बार बार आप राम पथ पर क्यों चले जाते हैं या भक्ति पथ पर क्यों चले जाते हैं। असल मुद्दा तो रोजगार का है, महंगाई का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है। देखिए, हमारी सरकार केवल उन मुद्दों पर ही नहीं, विकास के मुद्दों पर भी बात करती है। धर्म तो हमारी आस्था का केंद्र है, राम हमारी आस्था के केंद्र है और इसमें कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई इस बात को कहे कि राम नहीं है, राम काल्पनिक है, राम का दर्शन नहीं करना है, तो मैं उनसे कहता हूं अयोध्या आइए और एक बार राम जी का दर्शन करिए तो आपका दुख दूर हो जाएगा। और रोजगार की बात है, हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर, मैं डंके की चोट पर और सीना ठोक कर कह रहा हूं, 10 लाख से ज्यादा रोजगार मिले। और ऐसी है सरकार जो किसी जाति, धर्म और मजहब के आधार पर रोजगार नहीं दिया। ये ऐसी सरकार जो किसी 1 रुपए का घूस लेकर नौकरी नहीं दिया। यहाँ सूची घर में बनती थी और जो रिश्तेदार होता था उसकी नौकरी लगती थी, जो घूस पैसा देता था उसकी नौकरी मिलती थी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हमारी सरकार ने 10 लाख रोजगार दिए हैं, एक भी बिना करप्शन फ्री भारत। जंग बहादुर साहब, बिना करप्शन के उन्होंने रोजगार दिया है, 10 लाख लोगों को कह रहे हैं। पहले एक परिवार में लिस्ट बना करती थी और लिस्ट में जिन लोगों का नाम होता था उनको नौकरी मिला करती थी। अभी अपनी उपलब्धि गिनाए। भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि अपने सरकार की उपलब्धि नहीं बनाती। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि ना बता के केवल सरकार में कमी ढूंढती है, विगत सरकारों में। इन्होंने रोजगार कौन से दिए? पेपर पे पेपर, लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक, कोई पेपर नहीं बचा जो लीक नहीं हुआ। यही इनका रोजगार है। रोजगार मिल गया कि कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी भी समाप्त करके इस सरकार ने आउटसोर्सिंग पे भर्ती किया। यानी हमारे बीटेक के छात्रों को, एमटेक के छात्रों को, एमबीबीएस के छात्रों को एक कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी का नौकर बना दिया। उसको जमींदारी व्यवस्था के तहत उसको कंपनी का नौकर बनाया, सरकारी रोजगार नहीं दिया। इधर से एक सवाल था आपके लिए कि आप एक सेकंड, ये नारेबाजी आप राजनीतिक मंचों पर कर लीजिएगा ना। यहाँ सवाल पूछा गया, जवाब उसको सुन लीजिए। उधर से एक सवाल था कि आप कह रहे हैं कि अम्बेडकर नगर में जो कुछ किया है आपने किया है। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में तो जिले को खत्म कर दिया गया और जो कुछ यहाँ पर मिला था वो आजमगढ़ लेकर चले गए। कहीं आजमगढ़ नहीं गया, कहीं आजमगढ़ नहीं गया, ना कहीं आजमगढ़ गया न कहीं गया। अगर हमने आजमगढ़ भिजवा दिया तो इनकी सरकार में एक बार मेडिकल कॉलेज के बाथरूम में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा इनकी स्थिति क्या है। ठीक है, मैं इधर से कुछ सवाल लेता हूँ। जी मैडम बताइए, क्या सवाल है आपका? जी, मैं पेशे से अध्यापिका हूँ। जी, हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पुरानी पेंशन की मांग के लिए। हम ये पूछना चाहते हैं सभी पार्टियों से, हम सभी पार्टियों से, जी हम सभी पार्टियों से ये मतलब पूछना चाहते हैं, क्या हमें वो पुरानी पेंशन दे रहे हैं? अगर हमें वो पुरानी पेंशन देते हैं तभी हम लोग आपको वोट देंगे। ओके जी, आप मैं एक लोक गायिका हूँ, प्रतिमा यादव, और गायकी के माध्यम से पुरानी पेंशन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे जो काम करेगा उसी को हमारी जनता का, हमारे अम्बेडकर नगर का वोट जाएगा। और गाने के माध्यम से पुरानी पेंशन पर करीला गुहार हो पुरानी पेंशन देदा साहब, करीला गुहार हो पुरानी पेंशन देदा साहब, यही गुहार। ओके जी, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अभी महिलाओं को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं बहनों को लेकर के आए हुए हैं, उससे हमारी बहनें, गांव की बहनें, जो गरीब बहनें हैं, अंतिम पावदान तक भारतीय जनता पार्टी काम करती है और अंतिम पावदान तक के बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। समूह सखी के माध्यम से तमाम बहनों को अवसर मिल रहा है उन लोगों को रोजगार करने का। और उज्ज्वला योजना के तहत तमाम बहनों को, उज्ज्वला योजना के तहत तमाम बहनों को जो है अम्बेडकर नगर में महिला सशक्तिकरण। एक सेकंड नेताजी, मैं आपके पास ही आऊंगा। आप क्या महिलाओं की भी आवाज दबाना चाहते हैं? नेताजी, आप महिलाओं की भी आवाज दबाना चाहते हैं? मैं आऊंगा माइक लेकर आपके पास। हाँ, अब बताइए आप क्या करें नेताजी, आगे। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे माननीय भाजपा के जिलाध्यक्ष जी ने कहा परिवार से सूची जाती थी, 2-2 बार हाई कोर्ट में सरकारी वकीलों को बनाने के लिए सूची गई, हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। इसका जवाब दे, यही जिला न्यायालयों में आरएसएस कार्यालय से नागपुर से सूची बनकर आती है, उस पर जवाब दे। वकीलों की सूची? हाँ, वकीलों, सरकारी वकील। हर बार पेपर लीक हो रहे हैं।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके आए और 10 साल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और लगभग 7 सालों की सरकार उत्तर प्रदेश की। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इन लगभग 17 सालों का जो रिकॉर्ड है, इन्होंने कितनी सरकारी नौकरियां ये देश के नौजवानों के दी, और जो 750 किसान इस समय हमारे बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? मैं 1 मिनट जवाब हाँ बताइए सर। मेरा क्वेश्चन है भाजपा वालों से, जो मनरेगा का बजट है 38% पूरे देश में उसको कम कर दिया गया, इसका क्वेश्चन नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। मनरेगा का बजट कम क्यों किया? क्यों किया? मैं पूछ लेता हूँ जी। मनरेगा का बजट कम क्यों किया? दूसरा वो पेपर लीक पूछ रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं 10 साल से कितने लोगों को नौकरी दी। इधर से इनका सवाल है कि पुरानी पेंशन को बहाल कब करेंगे। वो सवाल सबसे है, आपसे भी। देखिए, 2 चीजों की मुद्दों की बात कर रहा है। एक तो 2014 के बाद जब पूरे देश में मोदी जी की सरकार बनी, पूरा देश अराजकता का केंद्र बना था। यही उत्तर प्रदेश है जहां बहु बेटी सुरक्षित नहीं थी। अगर बेटी सुबह गई है स्कूल और शाम को अपने घर पहुंच जाए तो उसको संदेह होता था। यही उत्तर प्रदेश है जहां अपराधी चरम पर थे, जहां पर एक आदेश पर लोगों के जेब काट लिए जाते थे, उनके सर कलम किए जाते थे। कोई आप कल्पना करिए 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आती है तो धीरे धीरे गांवों में विकास की केंद्र गति पड़ती है। आज अपराधी चाहे उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या यमराज के पास पहुंच गए, किसी की हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में अपराध किया हो और सड़क पर घूम ले। और यही समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी खुलेआम सड़कों पर नंगा नाच करते थे। ठीक है, डेवलपमेंट को 1 सेकेंड, डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज किया, उनका ये कहना है। और आज लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त है, सवाल कंप्लीट हो जाए। आज लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त हो गया है कि कोई भी सुबह शाम कहीं पर भी आ जा सकता है बिना डरे। मैं पहले अपने साथी का एक जवाब देना चाहता हूं। नेताजी आपका सवाल आ गया। 1 सेकेंड, मैं सवाल ले लूंगा उनसे। आप शांत रहेंगे तब तो सुन पाएंगे, आप शांत रहेंगे तब तो सुन पाएंगे। पहली चीज मैं कहना चाहूंगा अपने साथी से, जिलाध्यक्ष से, मतलब पूर्व जिलाध्यक्ष, जैसे हम लोग भी हिंदू हैं, सही वोट जो है हमारे नौजवान साथी सब खड़े हैं, हर दल के हैं यहाँ पे, तो मैनिफेस्टो पे वोट पढ़ना चाहिए, रोजगार पे पढ़ना चाहिए। पता नहीं क्यों जो है हम लोग भी हिंदू, हम लोग भी धर्म का आस्था है, ऐसा नहीं है कि हम लोग धर्म के आस्थे में नहीं है, लेकिन ये मुद्दा जो इस समय धर्म के आस्थे पे चल रहा है, हिंदू मुस्लिम पे चल रहा है, पाकिस्तान चीन पे चल रहा है, तो कांग्रेस ने तो 2 लड़ाइयां लड़ी थी और पाकिस्तान को तो बांट दिया बांग्लादेश को। तो कहीं न कहीं से जो है, और जहां भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं। इसी पर एक काउंटर है, ये जो आपने पाकिस्तान वाला जिक्र छेड़ा है, मणिशंकर अय्यर साहब का बयान आया, आपने सुना भी होगा। कांग्रेस पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन बार बार वो पाकिस्तान की हिमायत और वकालत क्यों करते हैं? मतलब अगर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो इसके मायने क्या है? क्या वो डराना चाहते हैं कि बातचीत कर लो वरना वो एटम बम से अटैक कर देंगे? मणिशंकर अय्यर मुझको नहीं लगता कि कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं। जब चुनाव तो आप बताएं यार, ऐसे नेता है, जब ये चुनाव आ जाता है मोदी जी को नीच कहने लगते हैं। बात समझिए। आप इनको किनारे क्यों नहीं लगा रहे? ये किनारे ही हैं, राहुल गांधी। ओके, एक सेकंड, एक सवाल उनका छूट गया था कि यहाँ से वकीलों की लिस्ट बनकर गई थी हाई कोर्ट पे नियुक्ति के लिए, वो लिस्ट खारिज क्यों हो गई? 2 बार। देखिए, अभी तक मुझे जानकारी है उत्तर प्रदेश में जितने भी शासकीय अधिवक्ता हैं उनके 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद फिर उनकी चयन समिति है और ये चयन समिति पूरे सरकार के नियंत्रण में रहती है और उसके हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उसमें मेंबर्स हैं, उनके कमेटी के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है नेताजी, सवाल पूछते हैं मैंने। ओके जी, बताइए क्या सवाल है? 1 सेकंड पेशेंस रखिए, मैं आ रहा हूँ। भाई साहब, ऐसे पार्टी के नेता हैं लोग, समाजवादी पार्टी, जिनके मुखिया ही नहीं सही है। इनके मुखिया से अगर माँ बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी, सवाल या इनके नेताजी कहते थे बच्चे हैं नादानी कर जाते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती थी। और ये लोग कहते हैं, रही बात पेपर लीक की, तो पेपर उस पार्टी में अगर लीक होता था तो मंत्री के कोटे से भर्ती हो जाती थी। इसमें तो लीक होने के बाद पेपर रद्द कराकर पुनः पेपर कराया जा रहा है। इनके पार्टी में तो मंत्री के कोटे से हो जाता था। भाई साहब, अभी नेताजी ने कहा, प्रवक्ता जी ने, कि जो काम कुछ रहते थे जो धरातल पे नहीं, ये लोग तो धरातल पे, कोई स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे मैं 1 रुपए भेजता था, धरातल पे 15 पैसे पहुंचते थे। आज के डेट में कोई ऐसा नहीं है जो 15 पैसे पहुंचते थे। और आज के डेट में किसी के खाते में अगर 2000 रुपए सारा पैसा तो सारा पैसा। भैया, चुनाव देश का हो रहा है, नगर पालिका का चुनाव नहीं है, स्टेट का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। हर मुद्दे पर चर्चा करिए, चाहे रोजगार के ऊपर हो, चाहे शिक्षा के ऊपर हो। मैं डाटा वाइज बोलूंगा,
सवाल कोई भी यहाँ से कोई भी सवाल पूछे, मैं डाटा वाइज बोलूंगा। नहीं, वो तो जवाब देने के लिए सामने खड़े। आपका कोई सवाल है किसी से? मेरा सवाल ये है कि रोजगार के बारे में बात उठाई, कांग्रेस गवर्नमेंट के 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 6 लाख। एक सेकंड, मैं पूरी बात बोलूंगा। रोजगार का दो मतलब होता है, स्वरोजगार भी होता है, रोजगार का विकास भी होता है, और सरकारी नौकरियां भी होती हैं। सरकारी रोजगार का पैमाना ये है, सरकारी नौकरियां कांग्रेस के कार्यकाल में 6 लाख थी और इंडिया की गवर्नमेंट में 9 लाख सरकारी नौकरियां मिली हैं। इसके अलावा 3 लाख बढ़ गई है। हाँ, जबकि 2-3 साल कोरोना काल था और 48 करोड़ मुद्रा लोन मिला है। 48 करोड़। ठीक है, बताइए। मैं मेरा निवास मरेला मिल है। अभी माननीय कांग्रेस के नेताजी ने कहा है कि बनाने का काम किया था। 2 जून 1990 को माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने उसको बंद करा दिया। बताइए क्या बंद करा दिया? मरेला मिल जो बनी थी। मिल बंद करवा दिया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे ये अभी शो चल रहा है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। जी, सवाल उधर से है कि कानून व्यवस्था पर बोलने का अधिकार आपको नहीं है। नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके एक बयान का जिक्र उन्होंने किया। दूसरा, वो कह रहे हैं मिल आपने बंद करवा दी यहाँ से। तीसरा भाई का सवाल है कि आप रोजगार पर सवाल कर रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो रोजगार का जो आंकड़ा था वो 6 लाख था, आज 9 लाख है। यही कह रहे हैं आप? जी, देखिए, इनका जो रोजगार का आंकड़ा है वो प्राइवेटाइजेशन रोजगार का आंकड़ा है। इन्होंने हर चीज का प्राइवेटाइजेशन किया। पेट्रोल पंप पर तेल भरने वाले लोगों के आधार कार्ड जमा करवा करके उनको भी सरकारी रोजगार में जोड़ा। और इस देश के रोजगार की बात। एक सेकेंड, अरे सवाल पूछा गया, जवाब सुन लीजिए भाई। अरे भाई, जवाब सुनो, राम के भरोसे केवल मत रहो। ये रोजगार की जहां तक बात है, मैं पूछना चाहता हूं, अभी हमारे साथियों ने पुरानी पेंशन की बात किया। पुरानी पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने जब समाप्त किया, पुरानी पेंशन समाप्त की का रिजल्ट ये रहा कि हिंदुस्तान से प्रतिभाओं का पलायन हुआ। क्योंकि यहाँ लोग आदमी नौकरी। इंटरप्ट कर रहा हूँ, उन्होंने समाप्त किया, उस पर उनसे सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद 10 बरस तक आपके गठबंधन साथी की सरकार रही, वो बहाल कर देते, क्यों नहीं कर दिया? नहीं, हम उस ताकत में कभी पहुंची नहीं। समाजवादी यूपीए की सरकार थी ना 10 बरस तक, जिनके साथ आपने गठबंधन किया है। हम समाजवादी पार्टी उस समय सरकार में शामिल नहीं थी। अरे शामिल नहीं थे, आज आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि 10 बरस में आपने आज हैं, आगे मिलके बहाल कर देंगे। ठीक है, ओके, मैं आ रहा हूँ उधर पीछे। एक सेकंड। जी आप लोग पेशेंस रखेंगे, मैं सबके पास आऊंगा, शोर मचाने से कुछ नहीं। सर सिर्फ पुरानी पेंशन पर सवाल आ रहा है। कितने लोग का पुरानी पेंशन पर सवाल है? अच्छा, पुरानी पेंशन पे भाजपा के प्रतिनिधि क्या जवाब दिए? ओके जी, आप बताइए, आपका भी यही सवाल है? नहीं सर, एक मिनट सर। ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है कि एक दिन का माननीय सांसद विधायक जब बनते हैं तो वो पुरानी पेंशन लेते हैं? ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है? ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है कि माननीय सांसद विधायक पुरानी पेंशन लेंगे और कर्मचारी मांगेगा तो अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी। ठीक है जी। सर्वप्रथम आपको डॉक्टर लोहिया जी की धरती पर हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ लोगों ने कहा यहाँ 10 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल मोदी जी का रहा, 7 साल होने वाले हैं योगी जी के कार्यकाल के। 10 साल में अम्बेडकर नगर की ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी का 3 स्टार का कार्यालय बनाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं बनाया। और इस तरीके से यहाँ लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हीं की सोच की देन है, आज यहाँ पीआई है। आज इस तरीके से स्वास्थ्य सुविधा सर चरम सीमा पर है। स्वास्थ्य सुविधा का ये हाल है कि प्राइवेट डॉक्टर दलाली का अपने क्या अड्डा बना चुके हैं। आज आम परिवार सर मैं बता दूं, जो गरीब घर के लोग हैं वो इलाज नहीं करवा सकते। बेरोजगारी का सर ये आलम है। आप गांव देखेंगे, गांव के लोग सऊदी अरब से लेके लुधियाना पंजाब कमाने के लिए पूरी तरीके से व्याप्त है। रोजगार नहीं है लोगों के पास। ठीक है जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं? सर मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, योगी मोदी जब पैदा हुए थे तो साथ में वोट लेके नहीं आए थे। इन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता का समस्या का समाधान किया, जनता का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। आज योगी मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। सारी पार्टियां एकजुट होकर योगी मोदी को हराना चाह रही है। हमें आपको सोचना समझना होगा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो राहुल गांधी जी ने पद यात्रा निकाल के जनता से सुख दुख नहीं पूछा। आज जब सत्ता की बारी आई है, जनता का हितैषी बने हुए हैं। भारत माँ के 2 सन्यासी, दोनों देश के लाल, एक योगी एक मोदी, जो गरीबों के साथ भारत माँ का नाम क्या है? नाम क्या आपका? छोड़ के चले जाएंगे। नाम क्या है? नेता नगरी। नाम क्या है आपका? का फल पाएंगे। आपका नाम? अरुण कुमार सिंह। अरुण, ये तो एक सेकंड,
अरुण, ये तो कविता हो गई, सवाल क्या हुआ? सवाल ये है कि जब अखिलेश यादव का सरकार था तो ये मुसलमानों का कब्रिस्तान बनवाते थे। आज अगर योगी और मोदी ने बन रहा है, जी बताइए। मेन शिक्षा होनी चाहिए, जब शिक्षा नहीं रहेगा तो कुछ विकास हो ही नहीं सकता। सेम। मेरा सवाल ये है समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि भारत में केवल हिंदू के मंदिरों पे ही सुरक्षा की क्या आवश्यकता पड़ रही, किसी मस्जिद पे इन लोगों के द्वारा क्यों नहीं पड़ रही है? ठीक है, एक सेकंड। सबसे सवाल आगे मैं बारी बारी से पूछ लेता हूँ। एक सेकंड। उधर भाई का ये कहना है कि 7 बरस में इस अम्बेडकर नगर में आपका 3 स्टार ऑफिस बना है, कार्यालय बना है, और आप विकास की बातें कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास विकास की बात तो ध्यान से सुने, उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। हमारी सरकार ने अभी 230 हेक्टेयर जमीन अम्बेडकर नगर में 2 कॉरिडोर पर बनाने का, औद्योगिक विकास क्षेत्र बनाने का काम किया है, बेवाना क्षेत्र में और हमारे जलालपुर क्षेत्र में, जहां हजारों लोग अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे CISF का यहाँ कमांडेंट का पूरा एक सेंटर स्थापित होने जा रहा है। यहाँ पे हमारे रिलायंस कंपनी का बायो कंपोस्ट प्लांट यहाँ बनाने का काम शुरू हो गया है, और ये विकास की एक नई गति अम्बेडकर नगर में भी दिखाई पड़ रही। आज गांव के गरीब अपने पैरों पे खड़ा होकर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, इनका आंकड़ा उठा के देखेंगे अम्बेडकर नगर का तो 3 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना युवा साथियों के अकाउंट खुले। 3 लाख से ज्यादा युवा जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरू करके अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी तो कब्रिस्तान बना करते थे, आज मोदी और योगी की सरकार आई तो राम मंदिर का निर्माण हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे इस बात का बेहद कष्ट होता है कि भगवान राम आस्था के विषय हैं, भगवान राम मर्यादा के प्रतीक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को भी विवादित कर दिया उनके नाम पे राजनीति करके। और अगर ये राम को मानते हैं तो चौपाई रामचरितमानस में लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता कैकेयी को वचन नहीं दिया था जंगल जाने का, राजपाट छोड़ने का। महाराज दशरथ ने कहा था कि हम आपको 2 वचन देते हैं। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए भगवान राम ने वन गमन का रास्ता अपनाया और राजपाट को लात मारा। अगर ये राम की मर्यादा को मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो आदर्श हैं मर्यादा के, जो हमारे पूजनीय हैं, इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि अगर 100 दिन में महंगाई कम नहीं हुई, 2014 में अगर 100 दिन में महंगाई कम नहीं हुई तो मैं फांसी के फंदे से लटक जाऊंगा। राम के असली वंशज हो तो वादे को पूरा करो। 15 लाख रुपए खाते में, और ये कह रहे हैं रोजगार की बात। 11 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का फर्जी डाल करके देश की 1 करोड़। ये वाला सवाल मैं उनसे कर लूंगा, 11 लाख करोड़। ये वाला सवाल मैं उनसे कर लूंगा। रामलला से दूरी का कारण क्या जंग? नहीं, रामलला से हमारी दूरी कहाँ है? क्यों नहीं आ रहे? अरे मैंने बताया, अयोध्या में आप पता कर लो कि राम अखिलेश यादव साहब क्यों नहीं आए? नहीं, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने राम कथा संग्रहालय बनाया, समाजवादी पार्टी ने राम मार्ग बनवाया, समाजवादी पार्टी ने राम की पैड़ी बनवाई, समाजवादी पार्टी ने मेला लगाया। हम राम के एक मिनट, शोर मत बजाइए, शोर मत बजाइए। हम राम के आदर्शों को मानते हैं, राम के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। मैं सरल राम के वादों को पूरा करते हैं। मैं सरल करके सवाल पूछ लेता हूँ, जवाब देने में आसानी होगी। देखिए, गौतम बुद्ध नगर कोई मुख्यमंत्री, एक सेकेंड भाई, गौतम बुद्ध नगर कोई मुख्यमंत्री इसलिए नहीं जाता था कि उसकी सत्ता चली जाती थी। लेकिन रामलला के दरबार अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए भी नहीं आए और अभी भी नहीं आ रहे हैं, ये आप बताइए। नहीं, रामलला का दरबार, जब रामलला का दरबार खुल गया है तो उन्होंने कहा मैं परिवार के साथ दर्शन करने आऊंगा। रामलला बुलाएंगे, लेकिन रामलला को भारतीय जनता पार्टी का ओके, एक सेकेंड मैं आऊंगा सर, आपके पास भी आऊंगा। अजमल कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ गए, थोड़ा देर से आए, मैं उनसे भी सवाल करूंगा। लेकिन पुरानी पेंशन को लेकर तमाम लोग सवाल कर रहे हैं, उस पर मैं सबसे जवाब चाहूंगा कि आगे का क्या रोड मैप है। दूसरा, ये आरोप लग रहा है कि जब अटल जी की सरकार थी पुरानी पेंशन को खत्म किया गया, उसके बाद 10 बरस तक आप सत्ता में रहे, आपने बहाल क्यों नहीं कर दिया? 2004 में भाजपा ने ये सब खत्म किया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे।
फिलहाल उसके बाद मांग नहीं रखी गई। अरे मांग तो तब से रखी जा रही थी। रखी गई, लेकिन जिस तरीके से अब जोर दिए हैं ये लोग, जब से अब जोर दिए हैं, उसी पेंशन में मैं भी हूँ, मेरी भी पेंशन पाएगी, बात समझिए। तो आप उनके साथ शामिल हैं? बिल्कुल शामिल हो यार, कौन अपने बुढ़ापे का सहारा नहीं चाहेगा। कुरैशी साहब, अभी इस बार लड़ाई में आप हैं, क्योंकि आपके दोनों ही प्रत्याशी तो उठा ले गए, लालजी वर्मा भी आपके पार्टी से चले गए, रितेश पांडे भी चले गए, आप हैं लड़ाई में कहीं यहाँ पर? अरे क्यों नहीं है, बहुजन समाज पार्टी कोई गमले का पौधा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी वो बट वृक्ष है कि जिसकी एक शाखा कटने से 1000 शाखाएं निकलती हैं। आप समझ रहे हैं ना। आज आप देखिए, भारत की आजादी के इतिहास में बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार सरकार चलाने का मौका मिला। 76 साल की आजादी में मात्र 7 साल 5 दिन सरकार चलाने का मौका मिला। जब यहाँ के लोग आवाज उठाते थे कि आधी रोटी खाएंगे, जिला बनाएंगे, किसी ने नहीं सुना। जब 3 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, तो 29 सितंबर 1995 को इसी शिव बाबा के मैदान में डीएम साहब रमा रमन जी को साथ में ला करके उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जिला बनाने का काम किया। और जब जिला बनाया और जब बहन कुमारी मायावती जी को सरकार बनाने का मौका मिला, इस जिले को सजाने और संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जब 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अब आपके सांसद जो उधर चले गए 5 बरस में, उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव ने इस जिले के अस्तित्व को मिटाने का काम किया था। बहन कुमारी मायावती जी ने हाई कोर्ट में पैरवी करके पुनः इस जिले को बहाल कराने का काम किया। ओके जी, आप बताइए क्या सवाल? हमारा सवाल है कि रोजगार मिलना चाहिए और महंगाई कम। किससे है आपका सवाल? ये बीजेपी से है। जी आप बताइए बेटा, आपका सवाल क्या है? सर मेरा एक सवाल है। जी बताइए सर। मेरा एक सवाल है, इस जैसे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी रोजगार और नौकरी की बात करते हैं, लेकिन बताइए 7 बार पेपर लीक हो गया है और जिस पेपर का दाम 100 रुपए था उसका दाम बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया है। जो गरीब माँ का बाबा दोबारा से आवेदन का सुनिए, मेरी बात सुनिए। हर पेपर का सर रेट महंगा कर दिया और ऊपर से प्रधानमंत्री जी 73 साल के हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको एक मौका दीजिए, और अग्निवीर में युवाओं को कह रहे हैं 22 साल में रिटायर होकर घर बैठ जाओ। अग्निवीर पर आपका बात नहीं है सर। भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, इसी के अंदर देखिए किसका जो है विकास हो रहा है। दलितों का विकास कहाँ है, पिछड़ों का विकास कहाँ है, बेरोजगारों का विकास कहाँ है, और जो जितने भी आर्थिक सामाजिक मुद्दे हैं उससे क्यों हट करके नेताजी का दूसरा सवाल। मेरा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को खुलवाया गौ संरक्षण के लिए, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी गौशालाएं हैं, चाहे अभी मुख्यमंत्री हैं अभी भी, चाहे हमारी सरकार आई, जांच करवा लीजिए, कोई गौ संरक्षण नहीं हुआ। लाखों लाख हमारी गौ माताएं, जिनको वो भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं गौ माता हैं, उसके अंदर सड़ गई, उनको कुत्ते कौवे नोच कर खा रहे हैं, पानी बगैर मर गई, और उसके नीचे सरकारी अमला यही हमारा जेसीबी से खोद के ढांकने का काम किया। सवाल एक सेकंड, गौशाला पर सवाल है। अन्ना जानवरों को लेकर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आप लोगों ने दावा किया था कि समस्या का समाधान करेंगे, उसका क्या हुआ? भाई का सवाल है कि अग्निवीर आप लेकर आए, नेताओं की उम्र की कोई लिमिट नहीं है, जब तक चाहे वो चुनाव लड़ सकते हैं। 4 साल नौकरी करने के बाद आप युवाओं को रिटायर कर दे रहे हैं। ये अग्निवीर योजना उन युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक है जो देश की सेवा का संकल्प लेते हैं। अग्निवीर योजना में जो युवक शामिल होते हैं वो बाद में सरकारी नौकरियों में उनको वेटेज दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जाने का काम कर रहा है। अपने स्वाभिमान के साथ इस देश की रक्षा करने का संकल्प हम सबको। दूसरी बात, इन लोगों ने कहा गौशालाओं पर प्रतिबंध, ये सरकारें थी जो गौओं की हत्या कराती, जिनके हाड़ मांस को बेचकर ये सरकारी खजानों में ना जमा करके अपना बेचते थे। आज हमारी सरकार ने पूज्य बाबा गुरुदेव के उस संकल्प को, जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था गौ हत्या बंद हो, आज योगी जी ने उस सरकार आने पर गौ हत्या बंद किया उत्तर प्रदेश में, और देश का पहला राज्य है जहां गाय को माता मानने वाले लोग भी आज गाय की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अश्वनी जी एक सेकंड में आ रहा हूं। अश्वनी जी, जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर साहब का बयान सामने आया या फिर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान सामने आया, अचानक से ऐसे मुद्दे लेकर चुनाव में आ गए कि पब्लिक के बीच में जो असल मुद्दे थे, जो रोजगार पर सवाल किया जा रहा है, अग्निवीर पर सवाल किया जा रहा है, महंगाई पर सवाल किया जा रहा है, किसान पर सवाल किया जा रहा है, क्या वो सवाल आपको दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं या पब्लिक ये करेगी नहीं हम यही सवाल लेकर जाएं? देखिए, अम्बेडकर नगर की अगर बात करें तो अम्बेडकर नगर की जनता भावनात्मक मुद्दों और एक जो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा मुद्दे क्रिएट किए जाते हैं
उनसे अपने को दूर रखती रही है। अम्बेडकर नगर की जनता हमेशा मुद्दों पर वोट करती आई है, ना कि भावना पर वोट करती आई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अम्बेडकर नगर की जनता इस बार भी मुद्दों पर वोट करेगी। इन ऐसे जो भावनात्मक मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन पर यहाँ की जनता कतई वोट करने वाली नहीं है। जातिगत फैक्टर हावी नहीं होगा? जातिगत फैक्टर हावी होगा निश्चित रूप से, लेकिन वो जातिगत लड़ाई तीनों पार्टियों, तीनों दलों के बीच है। तीनों दलों की अपनी अपनी एक रणनीति है, उस पर वो काम कर रही है। जी बताइए आपका दूसरा सवाल। हाँ भाई साहब, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, माननीय जिला अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी में और यादव नेता नहीं है, परिवार के केवल 5 यादव टिकट पाएंगे। हर बात पर आपका सवाल। मेरा छोड़ दीजिए। मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी से कि कौन सी स्थिति आई कि इन्होंने जिला समाप्त किया, और जब दलितों को प्रमोशन में आरक्षण देने की बात आई इनके नेता ने बिल की प्रतियां फाड़ी, और कौन सी ऐसी स्थिति आई जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो एक वर्ग विशेष, अनुसूचित वर्ग जात के लोगों पर अत्याचार उत्पीड़न बढ़ता है। अब की बार अम्बेडकर नगर में सिर्फ कमल और कुछ नहीं। ओके जी बताइए। भाई साहब, मैं बताना चाहता हूँ, यही मेरे कुछ भाई होंगे, यही कुछ लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का लाभ लेके यही कहते हैं जो किसान निधि का लाभ उनके पिताजी के खाते में तो 2000 रुपए जाती होगी, और वो दिन भर चिल्लाते हैं सप्पा आई सप्पा आई। और कुछ ऐसे लोग एक सेकंड अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट नहीं छोड़ दीजिए, एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। सवाल क्या है बताइए। हमारा सवाल ये है, जैसे यहाँ सारे लोग अपनी बात रखने के लिए आए हैं, एक आदमी से आप 5 बार। अरे अब सवाल करिए, आप 2 सवाल एक साथ कर लीजिए। आप बताइए। हमारा सवाल केवल जो है ओपीएस है, पुरानी। अब ये तो मैं 10 लोगों ने पूछा, मैंने पूछ लिया जाकर, फिर भी आपकी शिकायत है? हाँ, शिकायत है हमारी ओपीएस है, जो हमको जो है ओपीएस देगा। एक बार फिर पूछ लूंगा, आप शिकायत समाप्त आपकी, एक बार फिर पूछ लूंगा। जी बताइए। हमारा मुद्दा ये है, 10 साल की माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है और ये चुनाव लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे, ये चुनाव लड़ रहे हैं मंगल सूत्र पे, ये चुनाव लड़ रहे हैं 2 जोड़ी भैंस पे। अरे इतना बड़ा देश का चुनाव है, 10 साल में आपने क्या किया? आप बेरोजगारी पे बात करिए। महंगाई, एक सेकंड, महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस पर कम से कम यहाँ 15 से 20 लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं। क्या कोई रोड मैप है कि तीसरी बार आप सत्ता में? अब एक सेकंड, नारेबाजी नहीं, जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए, धैर्य रखिए। देखिए, ओपीएस पे सरकारें पहले जो थी उस पर काम नहीं की, और कांग्रेस की सरकार देश में 10 वर्ष रही है, उस पर काम नहीं हुआ। हमारी सरकार ने उस पर काम करने का प्रयास किया है। मामला भी न्यायालय में भी विचाराधीन है, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन में मामला चल रहा है। सरकार अपना पक्ष रखने के लिए लगातार इस पर विचार विमर्श कर रही है। एक उधर से सवाल ये था कि आप ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर नगर के लिए सब कुछ किया, सवाल फिर से आया कि फिर आपने अम्बेडकर नगर जिले को समाप्त करने की मुहिम क्यों शुरू कर दी? दूसरा, उनका ये कहना है कि यादव परिवार के बाहर कोई और आपको चेहरा नजर नहीं आता है क्या? यादव परिवारवाद को लेकर सवाल नहीं, ये परिवारवाद नहीं, ये पार्टी का अपना सिस्टम है। पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, चुनाव पार्टी लड़ाती है, और हमने हर वर्ग को भागीदारी किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहूंगा कि अति पिछड़ों और बैकवर्डों की सूची जारी करे, कितने पिछड़े वर्ग को टिकट भारतीय। वो कह रहे प्रमोशन में आरक्षण समाप्त क्यों किया? नहीं, प्रमोशन में आरक्षण नहीं, इन्होंने दलितों की बात किया। और अगर आज दलित प्रधान है, दलित बीडीसी है, दलित जिला पंचायत का अध्यक्ष है, दलित ब्लॉक प्रमुख है, तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के नाते। ठीक है, मैं इधर से कुछ सवाल है। आपका सवाल आ गया, आपका सवाल है जी, बताइए। सर, मेरा सवाल है कि ये सरकार सबका विकास और सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन किताबों पे 18% जीएसटी लगा है, बताएं कैसे गरीब पढ़ेंगे? इसका जवाब दे। मान शिक्षा महंगी हो गई, आप बताइए। भाई साहब, अगर कांग्रेस और सपा के लोग इतने ही अच्छे सरकार चलाए हैं तो 10 वर्ष से जनता इनको नकार क्यों रही है? ठीक है, ओके। निजीकरण छोड़ो, निजीकरण पे हम लोग बोलेंगे, और पुरानी पेंशन पे, देश का पुरानी पेंशन पर तो सब बोल ही चुके हैं, कुछ नया बोलिए। जी, देश पे जो बॉर्डर पे सेवा कर रहा है अर्धसैनिक, उसकी पुरानी पेंशन खत्म कर दी जा रही है। ठीक है, ओके। एक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं और नेताओं को क्यों? पुरानी पेंशन वाले सब लोग एक साथ पूछ ले ताकि मैं जाके उधर से फिर से जवाब ले लूं। जी
हम लोगों की केवल एक ही मांग है, पुरानी पेंशन, और उसका कोई सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा निजीकरण, हेलो, निजीकरण समाप्त होना चाहिए। अगर सरकार निजीकरण कर रही है, इसका मतलब वो किसी को रोजगार देना ही नहीं चाहती। हाँ, माइक मत छीनिए, माइक छोड़ दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने लेटर लिखा था मनमोहन सिंह को, जब वो सांसद थे, कह रहे थे कि जो है पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। आज बाबा की सरकार है और उधर बड़े बाबा की सरकार है, ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं? 8वां वेतन आयोग नहीं लागू हुआ, निजीकरण हो रहा है, पुरानी पेंशन, रोजगार, महंगाई, सब कुछ मुद्दा है। ठीक है, माइक चाहिए, हमारा हक हमें दे दो, नहीं तो कुर्सी छीन लेंगे। आपका सवाल आ गया जनाब के सिर में। सर, जैसे ही आप यहाँ शुरू किए हैं कार्यक्रम, आपने आदरणीय लोहिया जी को याद किया। मेरा एकमात्र सवाल है, यहाँ सबने बहुत दावे किए, वादे भी किए, एकमात्र जो बहुत जरूरी सवाल है, 5 विधानसभा में से किसी एक भी विधानसभा जी का नाम लोहिया जी के नाम पे क्यों नहीं? बढ़िया सवाल है जी, बताइए। अभी एक सेकंड, प्लीज। अभी हमारे भाजपा के भाई लोगों ने कहा कि दलितों का प्रमोशन में आरक्षण सपा ने खत्म कर दिया है, तो इतने साल आपकी भी सरकार रही, आप ही लागू कर देते। जी बताइए। आदर्श शिक्षक का सैलरी क्यों रुका हुआ है इसमें, वेतन क्यों रुका हुआ है? और महंगाई और बेरोजगारी लेखपाल की नियुक्ति, ठीक है। एक सेकंड, हाँ बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोग शिक्षक कर्मचारी और जिनकी सुरक्षा में कार्यक्रम हो रहा है, इनके बुढ़ापे की सहारा कौन होगा? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। आप लोगों ने एक साथ 15-20 सवाल पूछ लिए, मेरे जहन से निकल गया। फिलहाल सार यही है, एक तो एक पुरानी पेंशन पर बार बार सवाल आ रहा है, उसका कोई पक्का समाधान, पक्का जवाब बताइए ताकि इनके सवाल समाप्त हो। दूसरा भाई का ये कहना है कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई, आज किताबों पर 18% GST है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? और तीसरा, ये लोहिया जी की नगरी है, लोहिया जी की जन्मस्थली है, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, लोहिया जी के नाम पर क्यों नहीं? देखिए, 2 चीजें हैं, मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं। एक तो विषय है, हमारे जो साथी ओपीएस की बात कर रहे हैं, ओपीएस ने सरकार ने समाप्त किया, बीच की सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब आप सब जानते, गांव के रहने वाले हैं, शहर के प्रबुद्ध वर्ग है, आप सब जानते, जब कोई मुद्दा एक बार छूट जाता है, उसको सड़क पर से पटरी पे लाना, एक लंबे समय के बाद सार्थक दिशा में आगे बढ़ना। हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है और आने वाले समय पर इसका सार्थक नतीजा आम जनमानस को देखने का। ठीक है, ओके, सार्थक नतीजा दिखेगा। एक सवाल तो भाई का जो है कि लोहिया जी की जन्मस्थली है, उसके बावजूद साइकिल बार बार फिसल क्यों जा रही है? 2004 के उपचुनाव में शायद आप लोग जीते थे, इसके अलावा यहाँ साइकिल कभी दौड़ी नहीं है, क्या कारण? अरे साइकिल दौड़ी है, अभी 22 के चुनाव में 5 विधानसभा में साइकिल दौड़ गई। लोकसभा चुनाव हो रहा है ना, और लोकसभा के चुनाव में आप देखना कि साइकिल दौड़ेगी। और ये लोहिया के नाम पे जो सवाल कर रहे हैं, यहाँ एक लोहिया भवन हमने बनवाया, इनके जिलाधिकारी ने उसके नाम को भी ढक दिया। आप जाके देखो, रिसोर्स सेंटर लिख उठा उसको। ठीक है, मेरी आज कोशिश यही थी कि मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों का सवाल ले पाऊं, मैं सवाल आ गया, समय की एक सीमा